Kinship and marriage, many rules and varied practices. Finding out about families. We often take family life for granted. However, you may have noticed that not all families are identical. They vary in terms of numbers of members, their relation with one another, as well as the kinds of activities. This share often people belonging to the same family share food and other resources and live, work and perform rituals together. Families are usually parts of larger networks of people defined as relatives, or to use a more technical term, kinfolk. While familial ties are often regarded as natural and based on blood. They are defined in many different ways. For instance, some societies regard cousins as being blood relations, whereas others do not. For early societies, historians can retrieve information about elite families fairly easily. It is, however, far more difficult to reconstruct the familial relationship of ordinary people. Historians also investigate and analyze attitudes towards family and kinship. These are important because they provide an insight ideas would have shaped their actions, just as action may have led to change in attitude. The ideal of paternity. Actually, our societies always depend on paternity एंड सोसाइटी हमेशा यही चाहती है कि जो पैटर्निटी है यही आगे हमें लीड करे। यहाँ एक सोर्स वन करके थोड़ा सा पर्पल ब्लॉक है, उसमें लिखा हुआ है, ये प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स 700 कॉमा में है। Here is an excerpt of a mantra from the Rig Veda, which was probably inserted in the text 1000 BC to be chanted by the priest while conducting the marriage rituals. It is used in many Hindu weddings even today. I free her from here, but not from there. I have bound her family there, so that through the grace of Indra, she will have fine sons and be fortunate in her husband's love. Indra was one of the principal deities, a god of valor, warfare, and rain. Here and there refer to the father's and husband's house respectively. In the context of the mantra, discuss the implication of marriage from the point of view of the bride and groom. Are the implications identical or more differences? कि जैसा कि हम लोगों ने बात किया है ना कि बंधुता किनशिप और मैरिज इनके व्यवहार में क्या क्या डिफरेंसेस थे, व्यवहारिक कितना था, जो नियम थे इनके कितने व्यवहारिक थे। तो हम बहुत से परिवार फैमिलीज़ के जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। पारिवारिक जनों और आपने देखा होगा सभी परिवार में किसी लोग नहीं होते हैं। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके एक्टिविटीज़ डिफरेंसेस रहते हैं काफ़ी सब में। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट के इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। परिवार में सभी बड़े छोटे काम में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। तो ऐसे लोग संबंधी कहलाते हैं, मतलब कि सबका एक रिलेशन रहता है आपस में। एक तकनीकी भाषा का अगर हम बात करें तकनीकी भाषा पे, तो जाति समूह की बात करते हैं, जो कि हम इसे ब्लड रिलेशन के रूप में भी जानते हैं। समाज में हम इन्हें चचेरा भाई, मौसेरा भाई, खून के रिश्ते वाला सगा भाई
ऐसे ही जानते हैं इनको हम। स्टार्टिंग में इतिहासकारों को बहुत से परिवारों के बारे में आसानी से जानकारियाँ मिल जाती हैं, किंतु सामान्य लोग जो थे, जैसे पारिवारिक संबंधों को जिन्होंने फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया था, ऐसे ऐसे फैमिलीज थोड़े से मुश्किल हो गए थे। इतिहासकार जो थे परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इससे लोगों की एक सोच पता चलती है, लोगों की एक सोच पता चलती है, और ऐसे व्यवहारों पे भी फिर विचार किया जाता है कि ये व्यवहार, ऐसे व्यवहार समाज पे क्या अपना असर डाल पाएंगे, समाज को क्या मैसेज दे पाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। हमारी सोसाइटी में जो भी एक परंपरा है कि पितृवंशिक चीज़ें चलती हैं हमारी सोसाइटी में। एक स्त्री पुरुष की शादी होने के बाद जो बच्चा होता है वो फादर का जो सबटाइटल होता है उसी के अकॉर्डिंग रहता है। उसका नाम भी बच्चे के नाम के आगे जो सबटाइटल लगेगा वो फादर के अकॉर्डिंग ही होता है, उसके नाम के अकॉर्डिंग। तो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो थी वो हमेशा से रही है, अनादिकाल से। और लगभग 6वीं शताब्दी से ही हमें जो है इस प्रणाली के बारे में पता चलने लगता है। उत्तराधिकारी, पिता के बाद पुत्र होता है, पुत्र आकस्मिक निधन हो जाए तो उसके बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये एक पूरी परंपरा हमें ऋग्वेद के कर्मकांड में मंत्रों के जरिए हमें पता चलता रहता है। ऋग्वेद में ही एक मंत्र है जिससे कि अच्छे बच्चों का प्रजनन कैसे हो उसके बारे में पता चलता है। ऋग्वेद में मंत्र का कुछ पार्ट ही है, यहाँ पे डिस्कस किया गया है बुक के जरिए। विवाह संस्कार के दौरान ये मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता है। जैसा कि आप लोग बार बार सुन रहे होंगे विवाह संस्कार, ये संस्कार सब क्यों जुड़ रहा है हर चीज़ों में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदुओं में 16 संस्कारों की बात की गई है। 16 संस्कार में जन्म होने के बाद और मृत्यु तक इस पूरी कार्य योजना में हम मनुष्यों को इन सारे 16 संस्कारों को स्थापित करना पड़ता है। उसी में से विवाह भी एक संस्कार है, इसीलिए हम लोग इसे बार बार विवाह संस्कार की बात करते हैं। तो मंत्र पढ़ा जाता है, अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं, मैंने इसे वहाँ मजबूती में स्थापित किया है, जैसे इंद्र के अनुग्रह से उनके उत्तम पुत्र हो, पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। इस तरह की चीज़ें जो है हमें मंत्रों के थ्रू, मतलब कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की बात का पता चलता है। महाभारत के अंदर ही एक जो आप लोग देखते हैं कि अपने ही लोग जब बात होती है, अभी हम लोग जैसे ही समझ रहे थे कि अपने ही ब्लड रिलेशंस, रिश्ते, ये सारी बातें होती हैं। तो हमें एक सोर्स बुक में है आपके, सोर्स 2 है, सेकेंड सोर्स, कि फिर क्यों अपने ही लोगों में लड़ाई क्यों हो जाती है। जैसा कि पूरा हम लोग महाभारत देखते हैं कि सभी अपने ही थे उसमें, यहाँ तक कि अर्जुन को प्रॉब्लम भी होती है कि अपनों पे कैसे हम बाण चलाएं, युद्ध करें, अपने ही लोगों को कैसे मारें। तब वहाँ पे गीता के थ्रू जो है, गीता का सार कह सकते हैं कि जो दिव्यवाणी थी श्री कृष्ण जी की, उन्होंने उसके थ्रू समझाया वहाँ पे अर्जुन को। तो समाज में हमें हर तरह की चीज़ें मिलती है, जैसे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम उन्हीं सभी चीज़ों से निष्कर्ष निकालते हैं कि समाज के नियम को कैसे बनाया जाए, कहाँ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमारे समाज के जो भी नियम रहे हैं वो सामाजिक हितों के लिए ही होने चाहिए। सामाजिक हित रहेगा तभी वो नियम
हमेशा स्वीकार्य रहेगा। अदरवाइज ऐसा कोई भी नियम जो सामाजिक हित को छूता भी नहीं है दूर दूर तक, वो सारे नियम और संस्कार संस्कृति सब छूट जाते हैं। ये व्यवहारिक है। गोत्र की बात भी ये है कि जिससे हम देखिए सोर्स 3 है आपके, इसमें हमारे जो शादियाँ होती हैं विवाह, इसमें 8 प्रकार की बताई गई हैं। मनुस्मृति से पहले चौथी पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया गया है। पहली तरह की जो शादी थी उसमें कन्या का दान होता है, बहुमूल्य वस्त्र अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाता है जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथी में पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है, यह बताता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो और वर का सम्मान कर, मतलब कि मिले जो लड़का है उसका सम्मान करके उसे अपनी कन्या का दान करता है। जो पांचवी तरह की शादी विवाह की बात हुई, इसमें वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब अपनी क्षमता के अनुसार इच्छा अनुसार उसके बांधुओं को स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। और छठवां स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। तो ये जो हमें विवाह के जो 8 प्रकारों में हमने यहाँ पे 4 प्रकारों की चर्चा की है, तो इसी के आगे जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि किस विवाह को ज़्यादा उत्तम माना गया है, कौन से विवाह को राक्षस विवाह, जैसे ज़बरदस्ती शादी विवाह करना है, ये अच्छे विवाह की श्रेणी में नहीं आते थे। हालांकि ये चलायमान थे पृथ्वी, मतलब कि हमारे समाज में लोग ऐसा भी करते थे, लेकिन इन्हें अच्छे विवाह में शामिल नहीं किया गया। स्त्रियों के भी गोत्र के प्रमाण हमें मिले हैं 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से ही, और हर गोत्र के ऋषि जो वंशज, हर ऋषि के वंशज माने गए हैं। तो गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। एक, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं करते थे। हम सोर्स 4 देखेंगे, बुक में ही है, पर्पल कलर का जो स्क्वायर है। सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम आते हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी ध्यान दीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है। ये पुत्र मतलब कह के इस पूरे नाम को कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, गौतमी पुत्र, इसका मतलब हुआ कि गौतमी का पुत्र। गौतमी और वासिथी स्त्रीवाची फेमिनिन जेंडर के नेम है ये। गौतम और वशिष्ठ के, ये दोनों वैदिक ऋषि थे, इनके पति थे। गौतमी और वशिष्ठी का मतलब गौतम ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। तो राजा गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, तो राजा वशिष्ठी पुत्र स्वामी श्री पुलमाई। तो ये जो ये नाम है, इन नामों के थ्रू हम देखते हैं कि मातृ नाम की जो परंपरा हमें, माता के नाम के आधार पर पुत्र का नाम, ये एक जो परंपरा देखने को हमें उपनिषदों में मिली, जो कि सातवाहन वंश में हमें सबसे पहले देखने को मिलती है। ऐसा लगता है सातवाहन वंश में माताओं को महत्व दिया गया था, ज़्यादा महत्व दिया गया था, क्योंकि वंश का नामकरण ही माता के नाम के आधार पे होने लगा था। हम इस चैप्टर के थ्रू ये जानेंगे कि जो समाज के अंदर जो विषमताएं थी, वो वर्ण व्यवस्था जो था, कास्ट सिस्टम था जो, उसके दायरे में और उससे बाहर, मतलब कि जो हमारा
कास्ट सिस्टम था, उस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग और उससे पहले की भी बात करेंगे हम कि कास्ट सिस्टम कैसे चलता था। तो इस तरीके से ये मेरा सेकंड वीडियो है, मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, काफ़ी लंबा हो चला है।